साल था 18 अप्रैल 1955। इस साल की रात को कुछ ऐसा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। इस साल की रात को हमारे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ये देश से अलविदा कह के चले गए। उनकी मृत्यु हुई क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। पर ऐसा और क्या हुआ कि आज भी वो एक चर्चा का विषय है। आज भी बड़े बड़े लोग उसके बारे में बात करते हैं। आज भी वो महान साइंटिस्टों के बीच में बहुत बड़ा एक स्टडी है। अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बीच में से स्किप मत करना। में हम जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन अलग से अलग क्यों था और आप क्या कर सकते हैं उनके जैसा जीनियस बनने के लिए। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 15 मार्च साल 1879 में। सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 साल के थे तो उन्होंने मैथ्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। उनके ये मैथ्स के इंटरेस्ट को देख के टीचर भी दंग हो जाने के। देखते ही देखते उनका इंटरेस्ट मैथ्स और फिजिक्स में बढ़ते गया। मानो ऐसे कि जैसे वो ये काम घंटों तक कर सकते हैं बिना थके। उनके दोस्तों का कहना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आते थे और बाकी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते थे। अगर हम बात करें एक एवरेज इंसान के IQ के बारे में तो वो आता है लगभग 80 से 90 के करीब। और अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन के IQ के बारे में तो उनका IQ आता है 160 और ये बहुत ही बड़ा नंबर है अगर देखने जाए तो एक नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में। देखते ही देखते एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फील्ड के एकदम फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे। हर जगह उनके बारे में बात हो ही जाती थी। इतना अपने काम में लगन के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी का दर्जा मिला है। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की अचीवमेंट की बात करें तो उनकी अचीवमेंट अनगिनत है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें आप साफ देख सकते हैं उनकी अचीवमेंट्स। फिर आया साल 1955। उस साल एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने अंतिम सांस गिन रहे। आइंस्टाइन चाहते नहीं थे कि उनके बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए मरने के बाद। वो चाहते थे कि उनके बॉडी को और की तरह एकदम नॉर्मल अंतिम संस्कार दिया जाए। पर ऐसा एक शख्स था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन पे कड़ी निगरानी रख रहा था उनके अंतिम समय पे। उस शख्स का नाम है थॉमस हार्वे। थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन पे बहुत समय से कड़ी निगरानी रख रहे थे। पर उन्होंने जो किया वो सुनकर आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि कोई सोच भी नहीं सकते। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन मरे तब थॉमस हार्वे ने छुपके से बिना किसी के परमिशन के एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को निकाल लिया उनके बॉडी से और एक टिफिन बॉक्स पर उनका ब्रेन डालकर वो वहाँ से भाग गए। ये जितना भी उनका सब प्रोसेस था वो उन्होंने एकदम स्मार्टली प्लान किया था और उसको एकदम एग्जीक्यूट किया। फिर बाद में उनकी ब्रेन को उन्होंने जार में बंद कर 20 साल तक रखा। फिर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन मिल गई रिसर्च करने की तो उनकी ब्रेन पर रिसर्च किया गया। उनकी ब्रेन को 200 से ज़्यादा टुकड़ों में बांटा गया और अलग अलग रिसर्च लैब में पहुंचाया गया। उनकी ब्रेन के सैंपल्स को 400 से ज़्यादा रिसर्च लैब में पहुंचाया गया। फिर जब जो रिसर्च सामने आया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी उनके ब्रेन में कि उनके ब्रेन में गिल सेल की मात्रा कई ज़्यादा थी नॉर्मल इंसान से। अगर आपको गिल सेल्स नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ कि गिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और गिल सेल्स का काम ही ये है कि न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन देने का। ये गिल सेल्स का फंक्शन ये है कि ये गिल सेल्स एकदम प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन देते हैं हर एक न्यूरॉन्स को। पर हर एक लोग में एक लिमिटेड मात्रा में गिल सेल्स होते हैं। पर आइंस्टाइन का केस अलग था, उनके में गिल सेल्स की मात्रा कई ज़्यादा थी। थॉमस हार्वे के अनुसार जब थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को उनके बॉडी से अलग किया तो उन्होंने उनके ब्रेन को वेट किया। तो वेट करने के बाद थॉमस हार्वे को मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन का ब्रेन का वेट है सिर्फ 1223 ग्राम। हम सबको मालूम है कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिकली रीजनिंग पे ध्यान देता है, अगर राइट हेमिस्फीयर आर्ट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पे ध्यान देता है। और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कलोजम। ये कॉर्पस कलोजम स्ट्रांग रहेगा उतना आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में। पर जो आइंस्टाइन का केस था वो अलग ही था। आइंस्टाइन का केस में ऐसा था कि उनका कॉर्पस कलोजम इतना स्ट्रांग था कि वो दोनों का इन्फॉर्मेशन एक साथ में शेयर करते थे। जैसे आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक सब साथ में होता है तो ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्पीड कई हद तक बढ़ जाती है। इनका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। चल जाती है अभी दूसरे खास बात पे जो उनके ब्रेन को और से अलग करते हैं। क्या आपको पता है कि लेफ्ट पैराइटल लोब, जी हाँ, लेफ्ट पैराइटल लोब बेसिकली वो पार्ट होता है ब्रेन का जो ब्रेन को ये बताने में मदद करता है कि हम लिख रहे कैसा है, हम सुन रहे क्या है, हम क्या खा रहे हैं, टेस्ट कैसा है, लैंग्वेज, स्पीकिंग। लेफ्ट पैराइटल लोब आइंस्टाइन का 15% बड़ा था औरों से।
क्या ये जेनेटिक्स है या नेचुरल है, इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटे वाले बेल आइकन को दबाइए अमेजिंग वीडियोस के लिए।